पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कशन में बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने वाइंड अप करे थे। आज मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखिए, मैंने बाकी सारे आपको प्रिंसिपल्स वाले के बारे में बताया था। जो लास्ट सेकंड लास्ट हमारे पास है, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म हो गया था, कास्ट भी हो चुका था। मैचिंग मैचिंग हमें करना है, और कौन सा करना है? रेवेन्यू रिकग्निशन। हमें मैचिंग करना है और क्या करना है? रेवेन्यू रिकग्निशन करना है। ठीक है जी। दैट्स दीज आर द टू प्रिंसिपल्स को करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो सिलेबस का पार्ट है वो आईएफआरएस के डेफिनेशन उसके बारे में बताएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। हमने एक छोटी सी कहानी के थ्रू आपको सारी चीजें समझाई थी। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है उसको लेके चलें, लेकिन चलिए, ये मैचिंग रियल लाइफ में हाउ इट इज हेल्पफुल, है ना? देखिए, अब मान लिया जाए कि यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ये एक व्यक्ति है, ठीक है? ये एक व्यक्ति है, ठीक है? ये है कौन? स्पेलिंग बोलो बेटा नाम की अपनी जरा। हाँ, RUHN, डबल ए, सिंगल? सिंगल। ये रूहान है, ठीक है? और ये थोड़े सी ज्यादा हो गए हैं ऐसे, ठीक। और ये है भाई साहब। और ये जो है, ये है, ये पता कौन है? ये है रूहानी। दो लोग हैं। तो बस क्यों रहे? वो रूहान है, वो रूहानी है ना? कैसे लग रहा है मैच? मतलब ये पर्सपेक्टिव है, ये फ्यूचर है। मतलब समझ लीजिए कि ये लड़का और ये लड़की है, फ्यूचर में ये दोनों जब सेक्शन में बनेंगे, जीवन की शुरुआत करेंगे नए सिरे से। तो मुझे बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, बढ़िया रिश्ता लग रहा है ना आप लोगों को रूहान और रूहानी का? कोई जवाब दीजिए भाई। तुम लोग बताओ कैसे लग रहा है भाई? नो सर। नो सर? नो क्यों भाई, सही इसमें नहीं है बुराई सर। क्या है? सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है। अच्छा, क्यों, गलत क्या है इसमें बताइए? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? मैंने अपने घर का रेनोवेशन कराया। मेरे घर के रेनोवेशन में एक जो हेड मिस्त्री होता है ना, मजदूर होता है, ही इज दुबई रिटर्न। 12 साल 13 साल वो दुबई में काम करके आया, लेकिन जब कोरोना हुआ तो उसका वीजा रिन्यू नहीं हुआ, उसको यहीं आना पड़ गया। जब वो आया, कह रहा सर मेरी वाइफ भी है, वो भी काम करती है। मैंने कहा मुझे जरूरत थी, मैंने कहा लिया भाई उससे भी। तो भाई साहब, मिस्त्री साहब इतने और वाइफ उनकी इतनी बड़ी थी। मतलब समझ लिए मिस्त्री इतना होगा और उसकी वाइफ मेरे बराबर लंबी थी। दैट्स अ परफेक्ट मैच। 4 बच्चे उनके यार। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? ये रूहान है, ये रूहानी है, क्या गलत लग रहा है इसमें आप बताइए? अगर आपको कभी मौका मिला तो आप विल गो फॉर दिस काइंड ऑफ। हंस रहा है, देख ले सच। अबे हाँ या ना बोल, बस खत्म, बोलो। आप बताइए, मतलब क्या? फिट कैसे नहीं है? अच्छा चल, चलो चलो, तो अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो लो ये लो। ये है अब रूहानी। अब लीजिए, अब देखिए, अब कितना बढ़िया लग रहा है। तो एक अमिताभ बच्चन की सिलसिला फिल्म में एक गाना था, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बिठा लो बच्चे का क्या काम है। अमिताभ बच्चन का पुराना गाना है, वो उसकी फिल्म का गाना ही है। अमिताभ बच्चन जानते हैं ना, हमारे जमाने के सुपरस्टार। ये देखिए। और इसमें क्या गड़बड़ है बताइए? बोलो, तुम तो जानते हो, बताओ भाई क्या गड़बड़ है? नथिंग ना? यू विल गो फॉर दैट? यू आर दिस मच, योर वाइफ इज दिस मच, यू विल गो फॉर दैट? तो बढ़िया। तो बेटा ऐसा करना, अभी आप 11वीं में है ना, तो तीसरी चौथी क्लास में पर्सपेक्टिव ढूंढना शुरू करो, है ना? मुझे ये बताइए, जब रियल लाइफ में हम मिसमैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कैन यू अफोर्ड मिसमैच इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सो आई हैव ड्रॉन दीज फिगर्स टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मिसमैच जो होता है ना, कहीं भी नहीं चलता। आप देखिए, साइकिल का एक पहिया बहुत ऊंचा और एक पहिया छोटू सा, साइकिल चलेगी नहीं। गाड़ी का एक पहिया, गाड़ी के 4 पहिए हैं,
इधर के इधर वाले पहिए में क्या हो जाए, हवा नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। देयर शुड नॉट बी मिसमैच एनीवेयर। हर चीज क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, मैचिंग के साथ होती है। काउंटिंग में भी क्या होता है, किसी भी तरह का जो मिसमैच होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। वो मिसमैच जो है हमें दूर करना होता है, तो उसी के लिए क्या हमारे पास आता है, मैचिंग प्रिंसिपल आता है। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, देखिए देखिए। अब अकाउंटिंग में मैच किस चीज का होगा, अकाउंटिंग में मैच होगा रेवेन्यू का और एक्सपेंस का, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो अकाउंटिंग क्या कहता है कि भाई, कि रेवेन्यू जो होते हैं आपके, जो भी आपने अर्न करे, दैट मस्ट बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस इन अकॉर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। मतलब आपने 2023-24 में जितना भी रेवेन्यू कमाया है, उसको कंपेयर करिए 2023-24 के एक्सपेंसेस के साथ, ताकि 2023-24 का आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। जैसे मान लिया जाए कि ये मेरे पास है रेवेन्यू, ठीक है, ये रेवेन्यू है, कौन से साल में मिला आपको, 2023-24 में मिला। अब जो 2023 में मिला, इसमें से 2023-24 के लिए आपको मिला 5 लाख रुपया, 2024-25 के लिए मिला आपको 2 लाख रुपया, और 2025-26 के लिए मिल गया आपको 1 लाख रुपया। भाई पैसा मिल रहा है तो आप रोक थोड़ी सकते हैं उसको, यू आर गेटिंग मनी। आज फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बोल के चलूं, उसमें आपको 23-24 मेरा, मैंने मान लिया कि मेरा एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर है जिसकी मुझे अकाउंटिंग करनी है, उसमें आपको उस साल के लिए भी मिला, उससे अगले के लिए भी मिला, उससे अगले के लिए भी मिल गया। और जो आपके एक्सपेंसेस हुए 2023-24 में, जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 2023-24 के कितने हुए, मान लो 2 लाख रुपया। 2024-25 के लिए कितना हुआ, मान लो 75,000 रुपीज। 2025-26 के लिए कितने हो गए, मान लो 25,000 रुपया। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ इनका, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 8 लाख, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, वैल्यू ये बताइए, 3 लाख। ये तो वैल्यू है। अगर मैं बोलूं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जो के लिए मेरे लिए क्या होती है, इनकम या प्रॉफिट होती है, तो कितना बनता है, 8 - 3, 5 लाख। ये मिसमैच है भाई, दिस इज मिसमैच, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। पानी पीजिए पीछे जाके, पानी पीजिए, नींद आ रही है आपको। ये क्या है, मिसमैच है, नहीं कर सकते आप। मैच क्या होगा, मैच होगा इस साल का रेवेन्यू और इस साल का एक्सपेंस, उसको मैच करेंगे आप। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है, रेवेन्यू अर्न इन द करंट ईयर हैज टू बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दैट रेवेन्यू। अब बताइए मुझे, इसका इसका ये तो अगले सालों के रेवेन्यू को अर्न करने में काम आएगा ना। ये और ये जो है आने वाले सालों की इनकम है, इसको करंट ईयर के साथ कैसे लेके चलूं। तो जब हमने पहले 8 को 3 से करा था मैच, इट वॉज अ मिसमैच। ये मैचिंग को क्या करता है, वॉयलेट करता है। तो एज पर मैचिंग प्रिंसिपल होना क्या चाहिए, रेवेन्यू ऑफ द करंट ईयर मस्ट बी मैच विद एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर इन ऑर्डर टू गेट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपसे कौन सा प्रिंसिपल कहता है, मैचिंग। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। According to the principle, expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue recognized in that period. 24-25 ईयर है, उसके एक्सपेंस और उसकी इनकम, उसके रेवेन्यू के साथ आपको मैच करने, ताकि आपको ट्रू प्रॉफिट और लॉस की पिक्चर पता चल सके। ये कहता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड only when the revenue earned during that period is matched with the expenses incurred to earn that revenue. Such matching of revenue and expenses is based on accrual system of accounting. कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था, एक्रूवल, उसी के हिसाब से चल रहा है ये, उसी के हिसाब से करने की बात करता है। अच्छा, ये कुछ चीजों को ध्यान में रखने की बात कर रहा है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, जब हम रेवेन्यू को किससे मैच करें, एक्सपेंस के साथ मैच करें, तो किन किन चीजों का ध्यान रखें। पहली चीज, when an item of revenue is included in profit and loss account, then all the expenses incurred whether paid or not should be shown on the expense of the profit and loss account। जरा इसका मतलब समझिए। मान लिया जाए आपने, देखो अल्टीमेटली में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, एक तरफ आपके एक्सपेंस होते हैं, एक तरफ आपकी इनकम होती है, एक तरफ आपके रेवेन्यूज होते हैं। रेवेन्यू को मैच कर रहे होते हैं, तब आप प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो कह रहा अगर आपने रेवेन्यू दिखा दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो जितने भी एक्सपेंस उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किए गए थे, उसे दूसरी तरफ दिखाएंगे, ताकि दोनों को कंपेयर करें और प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन लेके आए हम लोग। तो ये जो ये बात बोल रहा हूँ, ये जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये थ्योरेटिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस लिया
तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। और अगर आपने कोई रेवेन्यू हो उसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालेंगे, जिससे कि आप उन दोनों का कंपैरिजन करें और प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन निकाल के दिखाएं। ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज क्या, अगर कोई एक्सपेंस है तो उसे प्रॉफिट लॉस में डालेंगे, तो जो रेवेन्यू है उसे भी प्रॉफिट लॉस में डालेंगे। लेकिन रेवेन्यू करंट ईयर का तो एक्सपेंस भी करंट ईयर का, तभी आपकी मैचिंग क्या हो पाएगी, इससे हो पाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ भी कंपेयर करें, करंट ईयर का करंट ईयर से कंपेयर करेंगे, करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर से, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन विल बी मिसमैच, वो नहीं एक्सेप्टेबल है। और चलिए अगला पॉइंट देखें जरा क्या लिखा है। इफ एन एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग अ ईयर accounting period but revenue related to it will be earned in the following period, such expenses will be shown as an expense only next year, not in the this year। अब जरा समझिए, मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, अभी ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है जी। मैंने क्या किया कि एक्सपेंसेस जो मेरे थे वो थे 5 लाख रुपए के, ठीक है जी। और क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एक्सपेंसेस पेड है, ये क्या लिखा है मैंने, एक्सपेंसेस पेड में के 5 लाख रुपए के। और क्या लिखा, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग रुपीज 1 लाख फॉर 2025-26। हम मुझे बताइए आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है इस साल का, 4 लाख। कैसे पता लगाया, क्योंकि आउट ऑफ 5 लाख 1 लाख तो किससे रिलेटेड है, अगले साल से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपने 5 लाख पे किया उसमें से असली एक्सपेंस तो कितने का, 4 लाख का है। 1 लाख रुपए तो एडवांस बोल के क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। अच्छा, फिर बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग इतना, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग रुपीज 50,000 फॉर 2023-24। अब बताइए, इस 5 लाख में ये भी जुड़ा हुआ और ये भी है। अच्छा, बताइए उसका क्या होगा फिर। सो एक्सपेंस पेड 5 लाख रुपए का, इसमें इंक्लूड क्या है, 1 लाख किसका है, अगले साल का, और 50,000 क्या था, पिछले साल का। तो एक्चुअल एक्सपेंस कितने का है, आपका एक्चुअल एक्सपेंस कितने का, 3,50,000 का। कैसे निकाला ये, कि 5 लाख में से जो आपने पे किया माइनस कर दिया कितना, 1 लाख, माइनस कर दिया कितना, 50,000, तो टोटल कितना निकल कर आया, 3.5 लाख निकल कर आया ना, विच इज 5,000। अरे भाई ये 50,000 है, ऐसे करके। डाउट लग रहा है इसमें कुछ, 5 लाख आपने पे किया, जब आपने 5 लाख पे किया ना, उस 5 लाख में 1 लाख तो आपने अगले साल का पे कर दिया, 50,000 आपने पिछले साल का पे कर दिया। तो भाई इस साल का कितने पे किया, 3.5 लाख। ये कह रहा है, ये वो पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपके सामने पॉइंट देखा है उसकी बात यही है। व्हाट इज दैट पॉइंट, ये रहा, कि इफ एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट रेवेन्यू रिलेटेड टू इट विल बी अर्न इन द नेक्स्ट पीरियड। तो आपको क्या करना है, उस एक्सपेंस को उठा के अगले साल भेज देना, इस साल में उसका कोई काम नहीं है। यही पॉइंट हो गया। इन द सेम मैनर, अब एक चीज और देखिए जरा, भाई आपके पास रेवेन्यू रेवेन्यू आया आपके पास 2024-25 में, आपके पास रेवेन्यू जो आया वो टोटल रेवेन्यू जो था वो था सपोज 10 लाख का, और लिखा है क्या, इंक्लूडिंग 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 रुपीज 2 लाख फॉर 2025-26 एंड रुपीज 1 लाख फॉर 2023-24। अब बताइए तो करंट ईयर का रिवेन्यू कितना हुआ, आपको जो 10 लाख मिले उसमें से 2 लाख आपको मिल गए अगले साल वाले, और 1 लाख मिल गया पिछले साल वाला। तो भाई इस साल का रिवेन्यू कितना है, कितना, 7 लाख। कैसे निकाला आपने रिवेन्यू, आउट ऑफ 10 लाख माइनस कर दिया कितना, 2 लाख, माइनस कर दिया कितना, 1 लाख। व्हाट इज योर फाइनल वैल्यू, 7 लाख। अब मुझे बताइए कि 7 लाख रेवेन्यू और 3.5 लाख आपकी क्या हो गई, एक्सपेंसेस। व्हाट इज योर इनकम, इनकम कितने निकल कर आई आपके पास, 7 लाख माइनस कितना, 3.5 लाख। आपकी इनकम कितनी हो गई, 3,50,000 की। ऐसे काम करता है मैचिंग प्रिंसिपल। रेवेन्यू ऑफ द करंट ईयर हैज टू बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू इन द करंट ईयर। उसके हिसाब से लेके चलेंगे। अगला चैप्टर आएगा ना तो उसमें डिटेल में करेंगे इसका डिस्कशन। तो ये जो 3 पॉइंट आपको बताए गए थे उसका मतलब ये है जो मैंने आपको यहाँ पर फिगर की फॉर्म में समझाया है।
क्रक्स क्या है कि रेवेन्यू, क्रक्स क्या है इसका कि रेवेन्यू अर्न एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू मस्ट बी मैच्ड इन ऑर्डर टू गेट व्हाट, करेक्ट प्रॉफिट की फिगर के लिए। ये बताने की कोशिश कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। रैन का कौन है यहाँ पर? ब्रायन? नहीं, दोनों बच्चे नहीं आए आज। आज रिजल्ट की खुशी में छुट्टी कर ली काफी बच्चों ने, मुझे लगता है बहुत सारी कोचिंग सेंटर ने भी छुट्टी करी। हाँ, क्योंकि जरूरी हो, अच्छा ये भी हो सकता है, हाँ ठीक है। अब लोग 97% ला के भी खुश नहीं तो कोई क्या करे। कोई बात नहीं। और मैंने बोला ना बेटा, इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। चीजें बड़ी जिंदगी में बदलती हैं। देखिए, कॉमर्स वो फील्ड है, अगर आपके 59% नंबर आए थे मान लो 10th में, मैं बता, तो मैंने मैंने खुद के एग्जांपल मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे बच्चे अपने साथ। इनफैक्ट वी चेंज देम। 59% है, बाई चांस स्कूल ने कॉमर्स दे दी, 95 में कन्वर्ट हो गए। और ऐसा भी होता है कॉमर्स में कि 95 थे, 97 थे, 79 पे आ गए। ऐसा भी होता है। ये डिपेंड करता है आपका एफर्ट और आपकी ऑनेस्टी, सीधी सी बात है, उस पर डिपेंड करता है, बाकी कुछ नहीं है। प्योर लॉजिक चीजें हैं। बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ भी नहीं है। मैथ्स होता है थोड़ा बहुत जिसमें काम लगता है आपका, लेकिन अगर आप मैथ्स नहीं भी लेंगे तो कॉमर्स में आपके रास्ते बंद नहीं होते हैं। यू कैन ऑलवेज फ्लोरिश। लेकिन जिनको मैथ्स मिलती है वो मैथ्स लें और कोशिश करें मैथ्स करने की, क्योंकि थोड़े बहुत तो रास्ते एक्स्ट्रा खुल जाते हैं मैथ्स होने से। जो आईआईएम के रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं मैथ्स होने से, सुखदेव में जाने के रास्ते खुल जाते हैं मैथ्स से। लेकिन कोई बात नहीं, पहले होता था कि मैथ्स नहीं है तो आपके बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके अच्छे नंबर आए, दैट्स गुड। नहीं आए तो भी कोई परेशानी नहीं, अब तो 10th हो ही गई है। और अगर आप कॉमर्स में आ चुके हैं तो अब आपको कोई निकालेगा थोड़ी बाहर यहाँ से। आपके स्कूल ने कॉमर्स दे दी ना आपको, अब थोड़ी निकालेगा कोई। तो इसमें एक्सेल करिए। 2 साल की जर्नी है, पता ही नहीं चलेगा कब है। एंड एंजॉयबल जर्नी एंड यू विल। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 2 साल मेरे साथ पढ़ते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो 3 स्टेज में होता है। एक को कहते हैं सीपीटी, मतलब एंट्रेंस होती है। एक को कहते हैं आईपीसीसी और एक को कहते हैं फाइनल। आईपीसीसी मतलब आधा सीए तक की तैयारी में करा के भेजूंगा आप लोगों को, चाहे आप फ्यूचर में सीए करें ना करें, या फ्यूचर में आप कुछ भी करें, कोर्स करें ना करें, बट डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिट, लेवल आपका उतना हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला करते हैं, आप कौन सा वाला? रिवेन्यू रिकग्निशन, जरा ध्यान से समझना भाई। एक व्यक्ति हमने बोला कि अनाया, अनाया ना, अनाया, हाँ, अनाया यहाँ पर है। और इस तरफ अ, अहाना, स्पेलिंग, अच्छा शुरू से डबल ए लगा दिया, अहाना, बस बस अहाना, ठीक है। अब अहाना ने क्या करा, टोल्ड, अहाना जो है वो फिलांथ्रोपिस्ट है। मतलब मतलब अड़ोस पड़ोस के लोगों का भलाई भलाई करने में। एक दिन क्या हुआ कि ये अपनी सोसाइटी में थी, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे बोलते, दीदी बहुत गर्मी लगने लग गई यहाँ पर, तो मजा नहीं आता। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्या चाहिए? या दीदी घर में एसी नहीं है हमारे। उसने कहा ठीक है। इसने क्या करा, फोन करा, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा शोरूम था, उसको आने को बोला। वो बोला कि भाई ऐसा है कि कितने बच्चे हैं, पता चला टेंगले टेंगले 20 बच्चे निकल आए। बोला भाई 20 1.5 टन का, और ओ जनरल के एसी, ओ जनरल के सबसे महंगे एसी होते हैं वो जनरल के, और वो स्प्लिट एसी ऑर्डर कर दिए। पैसा वैसा सब पे कर दिया, सब पैसा वैसा पे कर दिया उसको। मतलब 20 एयर कंडीशनर। और मैं मान के चलूं 1 लाख रुपए का एक एसी, में अगर मान के चलता हूँ अच्छी क्वालिटी का, 20 लाख रुपए का सामान इसने क्या कर दिया, आने से खरीदा, पैसा भी दे चुका है। 20 एसी एक साथ ट्रक में तो जाएंगे। और वो स्प्लिट एसी में तो दो चीजें होती हैं, आउटडोर इंडोर दोनों होता है। नॉर्मल विंडो एसी में तो क्या एक ही चीज होती है ना, उसमें दो दो होते हैं, संभाल के ले जाना पड़ता है। बड़ा ट्रक बुक करा, उसमें हो गया। अब जरा समझना बात, के सामने क्वेश्चन है कि सामान लोड जो हुआ वो हुआ आन्या के ट्रक में। और आपका घर किधर है? सेक्टर 50 में जो सोसाइटी है जहां पर भी है, सेक्टर 50 में इसके घर में इसको, ये जो घर है इसका, जिस तरह का घर है, धुआं निकाल चिमनी वाला घर, जो इसके घर के उसमें बाउंड्री में जाके वो क्या होने थे, वहां पर होने थे। उसके जो कंपनी वाले होंगे वो इंस्टॉलेशन, जिसको बोलेगी उस घर में इंस्टॉलेशन करेगा। इसके घर पहुंचने से पहले, ठीक है, सेक्टर 39 की चौराहे पे ना इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। मतलब ट्रक ड्राइवर ने धुआं के ना बिल्कुल हाई मास लाठी तो उस पर डाला, लाइट ऊपर से फूटी,
और ट्रक में आग वाग लगी, ट्रक ड्राइवर तो कूद के निकल गया, पूरा ट्रक जल गया, 20 के 20 एसी जल के फूक के राख हो गए। लॉस किसका हुआ बताइए? अब आप मुझे जवाब देंगे, सिर्फ मुझे बताना किसका, रीजन नहीं बताना, ठीक है? अच्छा बनाए का, व्हाट यू से? पैसा जा चुका है पूरा, पूरा पैसा जा चुका है। अबे तुम, मैं रीजन पूछा तुमसे, तो मुझे ये बताओ ना किसका नुकसान है। आहान कहाँ से आ गया? आहाना किसका लॉस हुआ? ऑनलाइन में बताएगा मुझे किसका लॉस हुआ, मुख्य, हु इज सफरिंग द लॉस नाउ? किसका लॉस? अहाना सर। किसका लॉस हुआ? यही बोले ना, है ना? पैसा दे चुकी है पूरा, एक एक पैसे। आना तो रिचेस्ट ऑफ द रिच पर्सन, उसने कहा कितने हैं तेरे बताइए, पकड़, फटाफट से निकाला और तुरंत उसके मुंह पे देके, मुंह पे तो नहीं मारा सॉरी, ठीक है, उसने बोला ये पकड़ तेरे पैसे। और मुझे ना सामान पहुंच जाना चाहिए, मेरे टेंगले टेंगले बच्चे ना मतलब गर्मी में मतलब झुलस रहे हैं बेचारे, ठीक है। तो कितने लोग कह रहे हैं कि अहाना का लॉस हुआ, जस्ट रेज योर हैंड। 3 4 5, ठीक है, अहाना का लॉस हुआ, ठीक है। बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग कहते हैं कि भाई लॉस किसका हुआ? आने का लॉस हुआ, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं अहाना का लॉस हुआ, दोज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यही है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बताएगा कि लॉस अहाना का नहीं हुआ, लॉस किसका हुआ? अनाया का हुआ। कैसे, मैं बताता हूँ। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की भाषा समझिए क्या कहता है, कि रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट व्हेन गुड्स आर सोल्ड, नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड, मतलब चीजें बिक गई पैसा मिल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, services are rendered to the fullest satisfaction of customer, and an obligation to receive money has arisen। मतलब आपने सामान बेच दिया, पैसा ले लिया, रेवेन्यू नहीं माना जाएगा आपका वो। रेवेन्यू कब माना जाएगा? सामान उठेगा, कस्टमर के पास पहुंच गया और कस्टमर ने बोल दिया बिंगो, आई एम फाइन विद इट, तब आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज माना जाएगा, चाहे पैसा क्यों ना एडवांस में आ गया हो। तो इस कंडीशन में क्या गुड्स कस्टमर के घर डिलीवर हो गई थी विद द फुल सेटिस्फेक्शन? नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। तो ये लॉस किसका है? ये लॉस किसका है? अनाया का लॉस कहलाएगा, अहाना का लॉस नहीं कहलाएगा। कंडीशन नंबर 2, फिर से ट्रक चला, कंडीशन नंबर 2, फिर से ट्रक चला, और अब की बार उसको जल्दी थी, तो अनाया बोली भाई मेरा ट्रांसपोर्ट वाला जो ना 3 दिन मांग रहा है इस काम के लिए, उसने कहा आई कांट वेट फॉर 3 डेज, मैं अपना ट्रक भिजवा रही हूँ, इसमें लोड करवा और काम खत्म। अब जब इसका सामान ट्रक में लोड होगा तो क्या होगा पता है? सामान लोडने के बाद ट्रक ड्राइवर से क्या करेंगे, तीन 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 पेपर के बिल जो होगा, वो 3 कॉपियां बनती हैं, एक ओरिजिनल कॉपी, एक होती है कस्टमर की कॉपी, और एक ट्रांसपोर्टर की कॉपी, ठीक है। और अनाया के इसके अहाना के बिहाफ पे जो ड्राइवर है ना, वो क्या करेगा, रिसीव्ड विद सेटिस्फेक्शन लिख के वो पर्ची दे देगा और अपना ट्रक लेके चला गया। और इसी जगह पे जाके क्या हो गया, फिर से एक्सीडेंट हो गया, ट्रक जल गया, सब कुछ खराब हो गया, का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है, शी इज नॉट हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रक। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सामान की। तो बताइए नुकसान किसका? इस केस में नुकसान अल्टीमेटली किसका हो गया? अहाना का हो गया। क्यों हो गया अहाना का? क्योंकि जैसे ही आपने रिसीविंग दे दी, उसका रिवेन्यू क्या हो गया, रिकॉग्नाइज। नाउ हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस टू कैरी इट फॉरवर्ड? ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोलिए। ट्रांसपोर्ट का ट्रक है, हाँ। नहीं बेटा समझ मेरी बात, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो भी है जैसा भी है, इसने फुल लिबर्टी दे रखी थी, जाओ हमारा सामान लेके आइए। और ट्रांसपोर्ट कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है, सुनो एक बात समझना, तुमने अपना सामान ड्राई क्लीन करने के लिए ड्राई क्लीनर को दिया, ड्राई क्लीनर आपको एक पर्ची देता है जिसके पीछे बहुत कुछ लिखा रहता है, कि हम क्लेम जो होगा 1,000 तक का देंगे, अगर ये हो गया तो 10% देंगे, 20%। तुम्हारा कोट ना ड्राई क्लीनिंग में भस्म हो गया, बिल्कुल चिंदी चिंदी हो गया, वो तुम्हें देगा। और तुम्हारा कोट, मान लो तुम्हारा ब्लेजर सूट जो 50,000 का था, ही विल नॉट गिव यू 50,000 रुपीज। वो जब आपसे ड्राई क्लीनिंग का सामान लेता है, आपके साइन भी करवा लेता है, और उसके पीछे ड्राई क्लीनिंग की पर्ची के पीछे लिखा था, अग्रीड एंड एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन ओवर लीज। अब हम ड्राई क्लीनिंग देते समय पढ़ते थोड़े पीछे क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन वाले भी करवाते हैं ऐसे साइन आपसे, तो आपको तो हर डॉक्यूमेंट पे साइन करके करना चाहिए ना। यू आर फैक्चुअली करेक्ट, ये सारी गड़बड़ किसकी है, लेकिन मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पॉइंट से पूछ रहा हूँ, अगर ट्रक ड्राइवर हट जाता है तो फिर नुकसान किसका अल्टीमेटली? इट्स लॉस ऑफ अहाना। यही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ठीक है। कैसे, आइए दिखाता हूँ आपको। कंटेंट क्या कहता है हमारे सामने,
एक छोटा सा एग्जाम्पल था, देखिए, लैंग्वेज पढ़ी, revenue must be recognized when a transaction has been entered into, an obligation to receive its payment has been established. आगे क्या लिखा, इन अदर वर्ड्स revenue is recognized only when goods are delivered and services are rendered with the fullest satisfaction of customers, and an obligation to receive payment has been established. ऑब्लिगेशन टू रिसीव पेमेंट अराइव हो गया। अच्छा, अगर अगर मान लो ये पेमेंट न भी जाती, इसने सामान भिजवा दिया उसके घर, इसने कहा बिंगो आई एम ओके विद इट, तभी तो पेमेंट का ऑब्लिगेशन अराइज होगा ना। और सामान रास्ते में है, डिलीवरी नहीं हुआ, फिर बोले भाई मेरा पैसा पहुंचा दे, तो कैसे पहुंचाएगा पैसा वो? रिकवरी का तो कोई चांस ही नहीं ना इस कंडीशन में। ठीक है। अच्छा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड पॉइंट ऑफ टाइम when revenue is assumed to have been recognized, as revenue recognized only considered for the computation of profit। मतलब किस समय पर आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हो रहा है? जब गुड्स डिलीवर हो जाए और सर्विसेज क्या हो जाए, रेंडर्ड हो जाए। ठीक है। आपने क्या कर दिया, वाटर पार्क के टिकट ले लिए, वाटर पार्क का टिकट लिया आपने और क्या किया, जस्ट अ मिनट, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। और मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपके एग्जाम में 100% आना, देख लेना, होम एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। और लोग इसे समझने में गलती करते हैं। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, भाई आपने जनवरी 23 को गुड्स बेच दी, जनवरी 23 को गुड्स बेच दी, लेकिन उसका पैसा आपको मार्च 23 में मिला, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब आपने गुड्स बेच भी दी और डिलीवर भी कर दी, गुड्स बेच दी और डिलीवर भी कर दी जनवरी 23 में, पैसा कब मिल रहा है आपको? मार्च 23 में। लेकिन रेवेन्यू कब का रिकॉग्नाइज माना है? जनवरी का माना जाएगा ना वो तो। ठीक है, चाहे पैसा जब मर्जी मिले। As per the principle, revenue from the sale should be recognized in January 23 itself, as a legal obligation to pay the amount has been arised on this date। अच्छा, तो मान लिया क्या होता है कि आपको क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, इफ द फर्म हैज रिसीव्ड ओनली एन एडवांस इन जनवरी 2023 फॉर सेल ऑफ गुड्स इन अप्रैल 23, तो आपको क्या मिल गया, पैसा एडवांस मिल गया जनवरी 23 में। अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिखा मैंने। ठीक है जी। और उनकी डिलीवरी कब होनी है? अप्रैल 2023 में। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज माना जाएगा? सेल कब मानी जाएगी? कब मानी जाएगी? अप्रैल में मानी जाएगी, क्योंकि गुड्स डिलीवर जब हुई है तब मानी जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम समझ पा रहे हैं ना आप? इसके हिसाब से रेवेन्यू क्या होता है, रिकॉग्नाइज होता है नहीं होता है। भाई क्या मतलब, इतना मुंह क्या चीज है? आंख कटवा लो ना उनको। ठीक है। सो रहे हो यार तुम लोग तो, ये बच्चा भी सो रहा है, वो बच्चा भी सो रहा है, सो रहे हो तुम लोग। अब जरा देखिए, जरा कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके, ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं जरा देखिए। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे? आपने क्या कर दिया, आपको एक ओवरब्रिज बनाने का ठेका मिल, ब्रिज होते हैं ना, या रोडवेज रोड है, मतलब आपको 5 किलोमीटर रोड बनाने का ठेका मिला। 5 किलोमीटर रोड 2 दिन में तो बनती नहीं है, बनाने में लगेगा 10 दिन, 10 दिन भी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेगा, 3 महीना, 5 साल भर भी लग जाता है। पहाड़ों में 5 किलोमीटर सड़क बनाओगे तो भाई 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अब क्या होता है, आपका क्लाइंट है हिमाचल गवर्नमेंट, उसने आपको ठेका दे दिया 5 किलोमीटर रोड। ठीक है, धर्मशाला से मनाली के बीच में बाईपास बनाने का टाइम 5 किलोमीटर का टनल के साथ, उसको बनाने में लगना मान लो 6 साल। भाई सड़क पहाड़ वहाड़ खोद के बनाना है। ठीक है। दिस इज वन डेस्टिनेशन हियर, एंड दिस इज पहाड़ों में सड़क बना के, दिस इज अनदर डेस्टिनेशन, 5 किलोमीटर का सफर है। तो बताइए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा? जब 5 किलोमीटर सड़क बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बेचारा तो बैठा रहेगा। एडवोकेट, वकील, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा? जब जब क्लाइंट का मुकदमा हारेगा जीतेगा। मुकदमे चल रहे हैं 40 साल तक, 20 साल तक, तो भाई क्या करेंगे फिर आप? ऐसे तो नहीं चलेंगे ना काम। डॉक्टर की फीस, डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी, एलिमेंट थोड़ी पुरानी है, इलनेस आपकी पुरानी है, जिसको ठीक होने में साल भर का टाइम लग गया, तो डॉक्टर बेचारा हाथ पे हाथ धरा बैठेगा कि भाई पेशेंट ठीक होगा तब पैसा मिलेगा? नहीं कर सकते ना ऐसा। तो देखिए, एक्सेप्शंस होते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन के, कौन कौन से हैं? आइए दिखाता हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, तो क्या करते हैं, जितना जितना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता चला जाएगा। अब जैसे ब्रिज बनने का कॉन्ट्रैक्ट था या सड़क बनने का था, तो हिमाचल गवर्नमेंट के जो सिविल इंजीनियर्स होता है ना, पीडब्ल्यूडी, वो क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा और बोलेगा 20% आपका क्या हो गया, ये पूरा हो गया, 20% पूरा हो गया,
सरकार से 20% आपको मिलेगा, वो आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है जी, 50% हो गया। 50% जैसे ही पूरा हो जाएगा आपको 50% पैसा निकलेगा। मान लो 1,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा करके बोलो क्या डाउट है? बेटा 1-1%। तुम्हें क्या लगता है कि सारे सरकारी कर्मचारी फालतू जो 1-1% लेके चलेंगे? नहीं बेटा नहीं। हर साल में वो जज करते हैं कि एक साल में कितना काम पूरा हुआ। फाइनेंशियल ईयर की इंपॉर्टेंस पड़ी थी ना अकाउंटिंग पीरियड की। एक साल में कितना, एक साल में आप 5% हुआ, 10% हुआ, 15% हुआ, ऐसा करके। या तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, या फिर होता है कि 25%, 25%, 25% में हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो अगर 25% पूरा हो गया तो पेमेंट रिलीज हो जाती है। बोलो। हाँ, तो नेशनल कैलेमिटी आ जाए तो उसके अंदर जो वो क्लॉजेस होते हैं ना, कि नेशनल कैलेमिटी आ गया, डिले हो गया, उसमें लिखा रहता है कि डिले अगर आपकी गलती से हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ, आप यहाँ से इधर सेक्टर 46, 45 की तरफ चलते हैं, बंगेल के ऊपर एक पुल बन रहा है बड़ा सा। इसे बन जाना था 2 साल पहले, ये डिले हो गया। ठीक है, कोरोना की वजह से डिले हुआ। कोरोना के बाद जब बनने की कोशिश हुई, तो जो कोरोना के टाइम में ना लोगों ने क्या करते, उसके लिए जो आयरन लोहा हुआ सब सब चुरा के लेके चले गए। वो डिले हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बोला कि अब तो कॉस्ट बढ़ गई है, फिर डिले हो गया। तो सरकार ने क्या करा, उस कॉन्ट्रैक्टर पर कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ का उस पे जुर्माना लगाया, फिर से काम शुरू हुआ। वो डिले हो गया ना प्रोजेक्ट अननेसेसरी। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती से तो कॉन्ट्रैक्टर से पर दिया जाएगा कंपनसेशन, सरकार की गलती से तो फिर सरकार भुगतेगी उसको। ऐसा चलता है। ठीक है, तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जितना काम कंप्लीट हो गया उतना रिकॉग्नाइज होगा। ये नहीं कि पूरा 5 साल तक इंतजार करेंगे आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, मान लिया जाए आपने क्या कर दिया, कार खरीद ली, इंस्टॉलमेंट में खरीद ली, या बिल्डिंग खरीद ली, उसकी पेमेंट आपको 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट में करनी है। तो जितनी जितनी आप पेमेंट करते जाएंगे, उतना उतना रेवेन्यू आपका रिकॉग्नाइज होता चला जाएगा। क्योंकि आपको पेमेंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में 5-6 साल 10 साल में करनी होती है, वैसा करके। ठीक है, जैसे गोल्ड माइनिंग है, गोल्ड क्या होता है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जैसे गोल्ड आपके पास क्या हो जाए। अरे नहीं बेटा, जैसे गोल्ड माइन से आपने क्या कर दिया, गोल्ड प्रोड्यूस कर दिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये बिकने का इंतजार नहीं करेंगे सोने के केस में। ठीक है, प्रोफेशनल फीस के केस में कैसी फीस मिलेगी, क्या मान लेंगे आप, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। अब चाहे वो मरीज ठीक हो ना हो, मुकदमा हारे ना जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सेप्शन है उसके, लेकिन इनमें से कोई भी एक्सेप्शन आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग हो गया, हायर परचेज की अकाउंटिंग हो गया, माइंस की अकाउंटिंग हो गया, प्रोफेशनल फी की अकाउंटिंग हो गया, ये सब आप बीकॉम ऑनर्स में या एमकॉम में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था ये। तो मैचिंग आपने सीखा और रेवेन्यू रिकॉग्निशन सीखा। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग का ना अच्छा खासा इस्तेमाल जो होगा 4th चैप्टर में होगा। अगला चैप्टर जो उसमें हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा। तो सारे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस करे आपके साथ। अब छोटी सी बारी आती है किसकी, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था पहले भी, जब हमने बेसिक अकाउंटिंग, जब हमने प्रिंसिपल्स, हमने बोला था ना गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो गैप ही धीरे धीरे डेवलप होकर किसकी फॉर्म में आए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फॉर्म में आए। और हमने बोला था कि जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वो सरकार उनको क्या करती है, मैंडेटरी कर देती है बाय इशूइंग एन ऑर्डर। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाते हैं। याद है ना वो एकता कपूर की सीरियल वाली कहानी सुनाई थी आप लोगों को, उस रेफरेंस से लेके चलेगा। ठीक है, ये थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है विच मे और मे नॉट बी आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जाम्स। अगर आपके स्कूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया होगा तो इसके बारे में बोल देगा, नहीं बताया होगा तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल तक आपका काम खत्म हो गया। किसके स्कूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाए गए हैं? ठीक है, तो दिस इज। और आईएफआरएस किसके स्कूल में कराया? नहीं कराया। आईएफआरएस की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी स्कूल में, बाकी पीछे वाले ऑनलाइन में बताइए, किसी के स्कूल में अगर करवाया हो तो। कोई बात नहीं, चलिए। ये ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ओरिजिन की बात कर रहा है। देखिए बेटा समझना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो थी, वो 1971 में सेट करी गई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्लोबली। और हमारे देश में कब सेट करी गई वो? 1970। उससे 4 साल बाद हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेट किया गया, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे हमारे देश में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसको एस्टेब्लिश करता है। एक स्टेचुरी बॉडी है, दे आर ऑथराइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू मेंटेन इट, टू इम्प्रोवाइज इट। ये इसको करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या था, कि आप वो एरियाज ढूंढिए जहां पर हम क्या कर सके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप कर सके। सर्विस एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में,
एविएशन हो गया, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वर्केबल होते हैं। और जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, हर जगह के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वेरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। ये होता है, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो अपना ड्राफ्ट बनाया था वो काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को दिया फाइनलाइज करने के लिए। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने उसे फाइनलाइज करा अपने नेम और अपने स्टैम्प के साथ, और तब जाके वो क्या हुए, प्रैक्टिस में आए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, दे आर सेट पैरामीटर्स, बाय फॉलोइंग देम यू प्रिपेयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वो होते हैं जिनके हिसाब से आप अकाउंटिंग के अंदर चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, दे आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। इनका नेचर क्या है, दे आर द ले डाउन नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। किस ढंग से आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस, किस ढंग से आप अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये वो कंडीशंस हैं जिनके हिसाब से क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। देखो, सारा कुछ इसके ऊपर घूमता है, अकाउंटिंग इवेंट और ट्रांजेक्शंस के ऊपर घूमता है। उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है, यूएस में अलग तरीके से रिकॉर्ड होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग, कनाडा में अलग, इंडिया में अलग, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सब में एक ही तरीके से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या, हर देश पता क्या करता है, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच करने की कोशिश करता है। तो उससे पता क्या होता है, आपके अकाउंटिंग प्रोफेशनल की एक्सेप्टेबिलिटी ग्लोबली बन जाती है। तो जो इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके पास सीए फाइनल में आईएफआरएस अच्छा खासा है। तो जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के भी एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको ग्लोबल जॉब मिलने के चांसेस बन जाते हैं, उनकी ग्लोबल रिकॉग्निशन होती है। आगे क्या बोला, इट रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हर कंट्री की अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाते हैं और वो एक्सेप्टेबल ग्लोबली हो जाते हैं, तो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, सारी एक ही तरीके से चलती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। भाई मैं भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर रहे हैं, कनाडा, रशियन, जर्मनी सब फॉलो कर रही है, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। कम से कम देश में तो रहती है यूनिफॉर्मिटी। दे आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग एप्लीकेबल लॉ। आपके देश में जो कानून चल रहे हैं ये उनको वायलेट नहीं करेंगे, ये उन्हीं के पैरेलल चलेंगे, उनको इम्प्रोवाइज करेंगे। ये इसका फायदा होता है, ये इसका नेचर होता है। और दे आर मैंडेटरी इन नेचर, बताया था मैंने। अजम्पशन, योर अजम्पशन, प्रिंसिपल, यू मे फॉलो, यू मे नॉट फॉलो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी, कंपल्सरी टू बी फॉलो। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे यू विल पेनलाइज्ड। जैसे देखो, झूठ बोलना पाप है, ठीक है जी। सच्चाई क्या होती है, सच्चाई जो होती है सबसे, मतलब हम बोले क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप फॉलो करें ना करें, ये तो सोशल नॉर्म है ना। लेकिन अगर कानून बोल दे कि झूठ बोलेगा तो उसको मतलब 10 लाख का जुर्माना, या अगर प्रूव हो गया ऐसा कुछ हो गया, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर समझ लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कैटेगरी में चला गया। assumption, it is your assumption, you may follow not follow, principles you may follow not follow, standard accounting you must have follow। अभी जैसे वोट डालना होता है ना, इलेक्शन से वोट डालना है, वोट डालना क्या सरकार कहती है आप करिए, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। लेकिन क्या है, मैंडेटरी है क्या, नहीं है। मैंडेटरी हो जाए तो, न डाले तो क्या हो जाएगा, पुलिस पहुंच जाएगी, अरेस्ट करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में फ्रीडम होती है, इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू कास्ट योर वोट और नॉट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट वही जो बताया था मैंने आपको। दे आर द रिटन स्टेटमेंट्स, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर। मतलब सीमेंट इंडस्ट्री की हर कंपनी का अकाउंटिंग सेम होगी। मतलब भाई ऑब्वियसली बात है, किसी की सेल ज्यादा होगी, किसी की सेल कम होगी, किसी के एक्सपेंस ज्यादा, किसी के एक्सपेंस कम होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम रहेगा। नॉन करंट असेस, करंट असेस, हर चीज क्या दिखेगी, सेम। जाना है क्या, तो घड़ी देख रहे हो, कितने बजे से, अच्छा चलो अभी टाइम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, देख लीजिए आप। प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिनिमाइज अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स। ये एक ही तरीके को फॉलो करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को अवॉइड करते हैं, और इससे मीनिंगफुल कंपैरिजन पॉसिबल होता है दो या दो से ज्यादा एंटिटीज का। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स जिनको जरूरत होती है, और इनसे रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप सरकारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो क्रेडिबिलिटी बनती है। बेनिफिट क्या होते हैं, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी आपकी आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के इफेक्ट जो होते हैं वो हटते हैं इससे, और चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन खत्म हो जाते हैं। ऑडिटर को हेल्प मिलती है, क्योंकि ऑडिटर वेलवर्स होता है अकाउंटिंग के इस तरीके से,
उसको भी आसानी होती है। और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने में आपको क्या मिलती है, आसानी मिलती है। लिमिटेशन क्या हो जाती है यहाँ पर, अब बताइए सरकारी रूल है तो फ्लेक्सिबल तो नहीं होंगे ना, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ नहीं होती है। चॉइस करना मुश्किल, क्योंकि इसने बोला ना ऑल्टरनेटिव खत्म हो जाते हैं आपके पास, तो आपके पास चॉइस नहीं होती है, चॉइस खत्म हो जाती है। और स्कोप इसका रेस्ट्रिक्टेड होता है। आपके देश में जो कानून है उसी के हिसाब से आप चलेंगे। आपके देश की अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूएसए में नहीं चलेंगे, ना दुबई में चलेंगे। और एक्सेप्टेबिलिटी, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो कहता है कि नीचे जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहे हैं ना आपको, 1 से लेकर 29 तक, ये सारे के सारे एक्सेप्टेबल करें। इनमें से आपके सिलेबस में 11th 12th में मिलाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, बिल्कुल हल्का हल्का इस्तेमाल है इनका। वो भी 12th में जाके इस्तेमाल है, 11th में इनका कोई किसी की जगह पे कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए सिर्फ इनके नाम आपको पढ़ने हैं, रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे लास्ट में आपके पास पॉइंट आया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस है। ये क्या होता है, इसका सिर्फ आपको जो एब्रिविएशन है इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपका काम चलता है। इस तरह से हमने क्या किया, इस चैप्टर को यहाँ पर वाइंड अप किया। ठीक है, नाउ देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है,